नमस्कार दोस्तों। इंग्लिश ग्रामर, इसका नाम सुनते ही आपको क्या लगता है? डिफिकल्ट या इजी? अक्सर लोगों को ये थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है ना? इतने सारे रूल्स, एक्सेप्शंस। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इंग्लिश ग्रामर की जो नींव है, उसका फाउंडेशन, वो असल में काफी सिंपल और लॉजिकल है। और इस फाउंडेशन को मजबूत बनाने के लिए आज हम एक ऐसी किताब की मदद लेंगे जिस पर पीढ़ियां भरोसा करती आई हैं। नाम है वेन एंड मार्टिन्स हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर। दोस्तों, ये एक लेजेंडरी गाइड है जो इंग्लिश लैंग्वेज की लगभग हर उलझन को सुलझा सकती है। इस किताब को पीसी रेन और एच मार्टिन ने लिखा है और स्कूल स्टूडेंट्स से लेकर बड़े बड़े कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए ये गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती है। तो इस एक्सप्लेनर में हम इसी किताब के पहले 3 चैप्टर्स के सबसे ज़रूरी यानी कोर कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़, इंग्लिश भाषा में हर चीज़ की शुरुआत होती है सेंटेंस से। आप इसे पूरी भाषा का सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक यानी कि ईंट समझ सकते हैं। तो चलिए चैप्टर 1 में डाइव करते हैं और देखते हैं कि आखिर एक सेंटेंस होता क्या है। देखिए, ये बहुत सिंपल है। सेंटेंस शब्दों का एक ऐसा ग्रुप है जिसका कोई पूरा मतलब निकलता हो, यानी कंप्लीट सेंस। एग्जाम्पल देखिए, लिटिल जैक हॉर्नर्स सैट इन अ कॉर्नर। इसको पढ़कर हमें एक पूरी बात समझ आ रही है कि कौन था और उसने क्या किया। बस यही की है कंप्लीट सेंस। अगर पूरा मतलब नहीं है तो वो सिर्फ शब्द है, सेंटेंस नहीं। अब जाहिर है हर सेंटेंस का काम एक जैसा नहीं होता। मोटे तौर पर सेंटेंसेस 4 तरह के होते हैं। पहला, डिक्लेरेटिव, जो बस कोई बात बताता है या स्टेट करता है, जैसे हमटी डम्टी सैट ऑन अ वॉल। दूसरा है इंटेरोगेटिव, जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है, जैसे वेयर डू यू लिव। फिर आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जो कोई कमांड या रिक्वेस्ट देते हैं, जैसे बी क्वाइट। और आखिर में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, जैसे हाउ कोल्ड द नाइट इज। ठीक है, अब जब हम समझ गए हैं कि सेंटेंस क्या होता है, तो चलिए उसे तोड़कर देखते हैं कि वो काम कैसे करता है। चैप्टर 2 हमें बताता है कि हर सेंटेंस, चाहे वो कितना भी लंबा या छोटा हो, उसके 2 जरूरी हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। आइए देखते हैं ये 2 हिस्से कैसे जुड़ते हैं। इसका मेन आइडिया ये है, सब्जेक्ट सेंटेंस का वो हिस्सा है जिसके बारे में बात हो रही है, ये मेन हीरो है। और प्रेडिकेट बाकी का सारा हिस्सा है, ये हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या उसके बारे में क्या कहा जा रहा है। हर कंप्लीट सेंटेंस में इन दोनों का होना जरूरी है। सिंपल। चलिए एक छोटा सा टेस्ट करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। मैं आपको एक सेंटेंस दिखाऊंगी और आपको उसमें सब्जेक्ट पहचानना है। तैयार है? द कैकलिंग ऑफ गीस सेव्ड रोम। थोड़ा सोचिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है? किस चीज़ ने रोम को बचाया? अगर आपने सोचा द कैकलिंग ऑफ गीस, तो आप बिल्कुल सही हैं। और ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट सिर्फ गीस यानी हंस नहीं है, बल्कि पूरा फ्रेज द कैकलिंग ऑफ गीस यानी हंसों का कां करना सब्जेक्ट है। पूरे सेंटेंस में इसी के बारे में बात हो रही है। और जो बाकी बच गया, सेव्ड रोम, वो है प्रेडिकेट, क्योंकि वो बता रहा है कि सब्जेक्ट ने क्या किया। तो अब तक हमने सेंटेंस और उसके 2 मेन पार्ट्स को कवर कर लिया। अब चैप्टर 3 में हम थोड़ा और गहराई में जाएंगे और 2 ऐसे कंपोनेंट्स को देखेंगे जो हमारी भाषा में डिटेल और कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करते हैं, फ्रेज और क्लॉज। फ्रेज शब्दों का एक ऐसा ग्रुप है जिसका कुछ मतलब तो होता है, लेकिन पूरा मतलब नहीं निकलता। ये एक अधूरा विचार है, जैसे इन अ कॉर्नर यानी कोने में। ये आपको जगह तो बता रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा कि कोने में कौन है या क्या हो रहा है। ये एक अधूरी बात है जिसे पूरा होने के लिए एक सेंटेंस से जुड़ना पड़ता है। अब फ्रेज और क्लॉज के बीच के सबसे इंपॉर्टेंट फर्क को समझते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड। यहाँ ऑफ गोल्ड एक फ्रेज है, ये बस थोड़ी डिटेल दे रहा है। लेकिन अब दूसरा सेंटेंस देखिए, ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। यहाँ पर विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड एक क्लॉज है। क्यों? क्योंकि इसका अपना सब्जेक्ट विच है और अपना प्रेडिकेट इज़ मेड ऑफ गोल्ड भी है। क्लॉज एक मिनी सेंटेंस जैसा होता है जो एक बड़े सेंटेंस के अंदर रहता है। इस फर्क को समझना अच्छे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखने की चाबी है। तो देखिए, सिर्फ इन पहले 3 चैप्टर से ही हमने अपने ग्रामर टूलकिट के लिए कितने जरूरी टूल्स इकट्ठे कर लिए हैं। चलिए, जो भी हमने सीखा है उसका एक छोटा सा रीकैप करते हैं। तो सारी बात यह है, सेंटेंस वो है जिसका पूरा मतलब हो, सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में बात हो रही है, प्रेडिकेट वो है जो सब्जेक्ट के बारे में बताया जाए, फ्रेज एक अधूरा विचार है,
और क्लॉज एक मिनी सेंटेंस की तरह है जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है और वो एक बड़े सेंटेंस में डिटेल जोड़ता है। ये ग्रामर के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब जब आपके पास ये बेसिक टूल्स हैं, आप इनका इस्तेमाल करके सिंपल स्टेटमेंट से लेकर कॉम्प्लेक्स और बेहतरीन सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये साफ और असरदार कम्युनिकेशन की नींव है। तो क्या आप अपने खुद के परफेक्ट सेंटेंसेस बनाने के लिए तैयार हैं? तो अभी जो वीडियो देखी है उसमें इंग्लिश ग्रामर के पहले 3 चैप्टर्स की बुनियादी बातें तो समझ आ ही गई। चलिए अब उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को और गहराई से समझते हैं ताकि वो हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाए। हमारा मकसद है सेंटेंस, सब्जेक्ट प्रेडिकेट और फ्रेज क्लॉज, इनके बीच का जो फर्क है उसे बिल्कुल साफ कर देना। बिल्कुल, वो वीडियो एक तरह से नींव थी और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये ग्रामर के वो पत्थर हैं जिन पर पूरी इमारत खड़ी होती है। इन्हें ठीक से समझना आगे चलकर मुश्किल वाक्यों को बनाने और समझने में बहुत मदद करता है। आज हम हर परिभाषा और उदाहरण पर विस्तार से बात करेंगे। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले चैप्टर 1 द सेंटेंस। किताब में लिखा है शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका पूरा मतलब निकलता हो उसे सेंटेंस कहते हैं। जैसे लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन अ कॉर्नर, इसमें बात पूरी तरह समझ आ रही है। हाँ, और यहाँ सबसे जरूरी जो शब्द है वो है पूरा, निकलना, कंप्लीट सेंस। अगर हम सिर्फ कहें इन अ कॉर्नर, एक कोने में, तो इसका कुछ मतलब तो है, पर बात अधूरी है। कौन कोने में, क्या हुआ, ये सवाल उठते हैं। सेंटेंस इन्हीं सब सवालों का जवाब देता है। सही बात है। अच्छा, अब आते हैं सेंटेंस के प्रकारों पर। 4 तरह के बताए गए हैं। पहला है डिक्लेरेटिव या असर्टिव, जो कोई बयान देता है, जैसे हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल। दूसरा इंटेरोगेटिव, जो सवाल पूछता है, वेयर डू यू लिव। तीसरा इम्पेरेटिव, जो को कमांड, रिक्वेस्ट या प्रार्थना जाहिर करता है, जैसे बी क्वाइट या हैव मर्सी अपॉन अस। बिल्कुल। और चौथा एक्सक्लेमेटरी, जो कोई गहरी या तीव्र भावना व्यक्त करता है, जैसे हाउ कोल्ड द नाइट इज। और इन चारों को याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। पहला सिर्फ कुछ बता रहा है, दूसरा कुछ पूछ रहा है, तीसरा कुछ करने को कह रहा है, और चौथा वो हैरानी या कोई मजबूत एहसास दिखा रहा है। ये चारों मिलकर हमारी लगभग हर तरह की बातचीत को पूरा करते हैं। अच्छा, तो अब चैप्टर 2 पर आते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। कहा गया है कि हर सेंटेंस के 2 हिस्से होते हैं। एक वो जिसके बारे में बात हो रही है, जिसे सब्जेक्ट कहते हैं। हाँ। और दूसरा वो जो सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, वो प्रेडिकेट है। एकदम सही। कोई भी वाक्य बनाने के लिए हमें ये 2 चीजें चाहिए ही चाहिए। एक कौन या क्या, जो कि सब्जेक्ट है, और दूसरा उसने क्या किया या वो क्या है, जो कि प्रेडिकेट है। किताब का उदाहरण था द कैकलिंग ऑफ गीस सेव्ड रोम, बत्तखों की आवाज ने रोम को बचाया। यहाँ द कैकलिंग ऑफ गीस सब्जेक्ट है और सेव्ड रोम प्रेडिकेट हो गया। बिल्कुल। इसमें एक दिलचस्प बात भी बताई गई है, कभी-कभी प्रेडिकेट पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में, जैसे हियर कम्स द बस। यहाँ द बस सब्जेक्ट है जो बाद में आया है। हाँ, ये भाषा को और दिलचस्प बनाने का एक तरीका है। एक और जरूरी बात जो किताब में बताई गई है वो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। जैसे सिट डाउन, बैठ जाओ। यहाँ सब्जेक्ट तो दिख ही नहीं रहा। सही कहा। किताब के मुताबिक ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट यू होता है जो छिपा रहता है, यू सिट डाउन। ये कमाल की बात है। हाँ, क्योंकि आदेश या रिक्वेस्ट तो आप सामने वाले को ही देंगे ना, तो यू अंडरस्टूड होता है। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर 3 पर, द फ्रेज एंड द क्लॉज। यहाँ से चीजें थोड़ी और गहरी होती हैं, मुझे लगता है। किताब कहती है कि इन अ कॉर्नर जैसे शब्दों का समूह एक फ्रेज है। इसका मतलब तो बनता है, पर पूरा नहीं। यही फ्रेज और सेंटेंस में मुख्य अंतर है। फ्रेज अधूरा होता है, उसमें अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता। किताब में और भी उदाहरण है, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट या इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी। ये जो हाईलाइटेड हिस्से हैं, ये सब फ्रेज हैं। और फ्रेज के बाद आता है क्लॉज। इसे समझाने के लिए किताब में 2 वाक्यों का बड़ा बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। पहला है ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड। यहाँ ऑफ गोल्ड एक फ्रेज है। और दूसरा ही हैज अ चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड। यहाँ विच इज मेड ऑफ गोल्ड एक क्लॉज है। तो यहाँ फर्क क्या है, असल में क्या बदल गया? फर्क बहुत साफ है।
देखिए, दूसरे वाक्य में जो हिस्सा है विच इज मेड ऑफ गोल्ड, उसका अपना सब्जेक्ट है जो कि है विच, और अपना प्रेडिकेट भी है इज मेड ऑफ गोल्ड। क्लॉज एक छोटे सेंटेंस की तरह होता है जो एक बड़े सेंटेंस का हिस्सा होता है। उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं। ओ, जबकि फ्रेज में जैसे ऑफ गोल्ड, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, तो क्लॉज मतलब एक वाक्य के अंदर एक छोटा वाक्य। जैसे किताब में एक और उदाहरण है, पीपल हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड। यहाँ हु पे देयर डेट्स एक क्लॉज है। बिल्कुल, इसमें हु सब्जेक्ट है और पे देयर डेट्स प्रेडिकेट है। ये क्लॉज पीपल के बारे में हमें और जानकारी दे रहा है कि कैसे लोगों पर भरोसा किया जाता है। तो फ्रेज और क्लॉज का यही अंतर समझना वाक्य रचना के लिए बेहद जरूरी है। तो आज हमने इंग्लिश ग्रामर की 3 सबसे बुनियादी इकाइयों को समझा। एक तो सेंटेंस जो पूरी बात कहता है, फिर उसके 2 हिस्से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, हाँ और फिर वाक्य के अंदर मौजूद फ्रेज और क्लॉज। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये सब आपस में जुड़े कैसे हैं। शब्द मिलके फ्रेज बनाते हैं, और जब फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब का मेल हो जाता है तो वो क्लॉज बन सकता है, और इन्हीं फ्रेज और क्लॉज से मिलकर बड़े और बेहतर सेंटेंस बनते हैं। इस बातचीत ने यकीनन वीडियो में सीखे गए कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में एकदम सीमेंट कर दिया है। बिल्कुल। आज की चर्चा के बाद सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। हमने देखा कि क्लॉज एक सेंटेंस का हिस्सा होता है, पर क्या कोई क्लॉज अपने आप में एक पूरा सेंटेंस हो सकता है? और अगर हाँ, तो वो कौन सी एक चीज होगी जो उसे हमेशा एक सेंटेंस का सिर्फ हिस्सा बने रहने वाले क्लॉज से अलग करेगी? इस पर सोचिएगा।